सर कर मैं कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 60। अक्षत ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था। ये जानकर सभी घरवाले और अक्षत बहुत खुश था। वह जीजू के साथ दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ अमर की शर्त को पूरा करने का ख्याल चल रहा था। दूसरी तरफ मीरा और अमर के बीच एक शीत युद्ध चालू हो चुका था। अमर मीरा को जितना अक्षत से दूर करने की सोच थी, मीरा उतना ही अक्षत के करीब होने का एहसास उन्हें दिला देती थी। उसी शाम अक्षत जीजू के साथ दिल्ली के लिए निकल गया। जीजू साथ में थे, इसलिए दोनों का सफर अच्छे से कट रहा था। बुआ के समझाने के बाद मीरा को उनकी सारी बातें सही लगी। वह सब भूलकर अपने आगे के कामों के बारे में सोचने लगी। अगली सुबह बुआ अपने घर चली गई। उनके पति की तबीयत खराब होने से उन्हें अचानक जाना पड़ा। मीरा को उनके जाने का दुख हुआ, क्योंकि इस घर में एक वही तो थी जिससे मीरा थोड़ी बहुत बात कर लिया करती थी। बुआ चली गई। मीरा फिर से अकेली हो चुकी थी। उसने अपना सामान, अपने कपड़े जमाए और कमरे से बाहर चली आई। अमर का शहर में खुद का बिजनेस था, लेकिन कुछ दिनों से वह अपने काम को देख नहीं पाए थे। मैनेजर के फोन आने पर अमर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। मीरा नीचे हॉल के सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ने में बिजी थी। अमर जैसे ही जाने लगे, उनकी नजर मीरा पर पड़ी और उन्होंने नौकर से कहा, ध्यान रहे ये घर से बाहर ना जाए। चिंता मत कीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। राजपूत हैं और जबान दी है आपको। बाकी लड़कियों की तरह रोना धोना, खाना न खाना, इन सब में हम अपना वक्त बर्बाद तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हमें भरोसा है कि वो हमें लेने जरूर आएंगे। तब तक हम यहीं हैं। मीरा ने सहजता से कहा। अमर ने सुना और वहां से चले गए। अक्षत जीजू के साथ दिल्ली पहुंचा। घर पहुंचकर तनु और काव्या से मिला, फ्रेश हुआ और जीजू के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। यूनिवर्सिटी में आकर अक्षत ने सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और एडमिशन लिया। वहां अक्षत को पता चला कि फीस 3 लाख रुपए है। एक पल के लिए थोड़ा परेशान हो गया। उसे परेशान देखकर जीजू ने कहा, टेंशन मत लो साले साहब, मैं अपने दोस्त से बात करके करवाता हूँ कुछ अरेंजमेंट। दोनों घर आ गए। अक्षत के पापा के पास पैसों की कमी नहीं थी। वह एक फोन करता तो फीस से दुगनी रकम उसे मिल जाती, लेकिन अमर की शर्त के अनुसार उसे किसी की मदद नहीं लेनी थी। घर पर जब वह इस बारे में सोच ही रहा था तो जीजू उसके पास आए और कहा, आशु, तुम्हारी फीस का इंतजाम मैंने कर दिया है, कल कॉलेज जाकर जमा करवा देना। नहीं जीजू, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, अक्षत ने कहा। लेकिन क्यों? और हमारे बीच तेरा मेरा कब से होने लगा? सोमी जीजू ने थोड़ा नाराज होकर कहा। आप तो जानते हैं ना मीरा के पापा ने क्या कहा था। ऐसे आपसे पैसे लिए तो धोखा हुआ ना, अक्षत ने कहा। अरे पर वो कौन सा देखने आ रहे हैं तुम्हें? 2 दिन बाद से क्लासेस शुरू होने वाली है। तुम्हें इसकी जरूरत है आशु, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना, जीजू ने कहा। जीजू, मुझे ये सब अपनी मेहनत से करना है, किसी की मदद लेकर नहीं। अगर मैंने उनकी शर्तों को पूरा किया तो मीरा से नजर नहीं मिला पाऊंगा, अक्षत ने वहां से उठते हुए कहा। जीजू को अक्षत का उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया और उसे सारी बात बताई। तो कल मुझे उसके साथ ऑफिस में मिल, मैं बात करता हूं, कहकर जीजू के दोस्त ने फोन काट दिया। रात के समय भी अक्षत चुपचाप था तो तनु ने कहा, आशु, जब इतना सब हो ही चुका है तो पीछे मत हटना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मैं भी आपके साथ हूं मामू, छोटी काव्या ने प्यार से अक्षत से कहा। काव्या को देखकर अक्षत मुस्कुरा उठा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अक्षत की गोद में आकर काव्या ने उसके गाल खींचते हुए कहा, मामू, आप ऐसे सैड सैड अच्छे नहीं लगते, मुझे आपकी स्माइल पसंद है। अक्षत ने काव्या के गाल पर किस किया और कहा, और मुझे तुम। चलो अब खाना खाते हैं। तनु ने सबको खाना परोसा और फिर सभी साथ मिलकर खाने लगे। देर रात तक जीजू और तनु अक्षत के कमरे में बैठकर बातें करते रहे और उसे समझाते रहे कि उसे ये 3 साल कैसे निकालने हैं। अक्षत उनकी बातें सुनते सुनते ही सो गया। तनु ने उसके सर के नीचे तकिया लगाया, उसे कंबल ओढ़ाया और कमरे की लाइट बंद करके सोमित के साथ बाहर चली आई। दोनों अपने कमरे में आए। काव्या सो चुकी थी, उसकी कंबल साइड में थी। तनु ने उसे उठाया,
तो नजर सोमित पर गई, जो कि किसी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें सोच में डूबा देखकर तनु ने कहा, क्या बात है सोमित, कुछ परेशान हो? तनु, ऐसा क्यों होता है कि दो प्यार करने वाले दुनिया से कुछ नहीं मांगते सिवाय एक दूसरे के, फिर भी उनके एक होने पर इतनी परेशानी है क्यों? अक्षत एक होनहार, जिम्मेदार और अपनों की परवाह करने वाला लड़का है, फिर भी हर बार उसे किसी न किसी मुसीबत से गुजरना ही पड़ता है। मीरा, अगर मैं कहूँ वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है तो शायद गलत नहीं होगा। वो हर इंसान का भला सोचती है, उनका भी जिन्होंने उसके साथ गलत किया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उसकी आंखों में आंसू दे ही जाता है। जीजू ने इमोशनल होकर कहा। तनु सोमित के पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, क्योंकि सच्चे प्यार में अक्सर यही होता है सोमित, उनका साथ होना किसी को गवारा नहीं होता। लेकिन मीरा और अक्षत को मिलना होगा तनु। इन दोनों ने एक दूसरे के लिए जितना दर्द सहा है, उसके बाद भी अगर ये नहीं मिले तो मैं समझूंगा कि मोहब्बत नाम की चीज होती ही नहीं है। वो लैला, मजनू, हीर रांझा सब झूठ फरेब है। जीशु ने कहा, वो दोनों एक ही हैं और तुम देखना बहुत जल्द ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी सौमी। तनु ने कहा, हाँ, अक्षत को जब परेशान देखता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है, मेरा बच्चा भी है। मैं उसे हारने नहीं दूंगा तनु। सोमित ने कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तनु ने कहा, थैंक यू तनु, तुम थक गई होगी, चलो सो जाओ। जीजू ने कहा। तनु और सोमित दोनों सोने चले गए। अगली सुबह अक्षत उठा और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुआ। जीजू भी तैयार थे। अक्षत उनके साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। जीजू का दोस्त उसी में था और कैशियर था। जीजू अक्षत के साथ उससे मिले। दोनों उसके ऑफिस में थे। सामने बैठा हुआ आदमी, जिसका नाम प्रणव था, अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। उसने कुछ देर बाद अक्षत की ओर मुखातिब होकर कहा, मिस्टर व्यास, फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने टॉप किया। थैंक यू सर, अक्षत ने सहज भाव से कहा। उसकी वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने तुम्हारी फीस का 50% माफ कर दिया है, प्रणव ने कहा। अक्षत ने सुना तो खुश हो गया। उसकी आधी परेशानी वहीं खत्म हो गई। उसने जीजू की ओर देखा तो जीजू मुस्कुरा दिए। प्रणव ने आगे कहा, बची आधी फीस तुम सोमित के रेफरेंस से पेंडिंग में डाल दो। तुम्हें धीरे धीरे करके वो देनी होगी और तुम दे सकते हो। यूनिवर्सिटी वालों से मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सो मच सर, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू, अक्षत ने कहा। अब अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, प्रणव ने कहा और कुछ पेपर्स अक्षत को थमाकर कहा, ये कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशन हैं, इन्हें पढ़ लेना और सिग्नेचर करके रूम नंबर 106 में जमा करवा देना। वहां से तुम्हें तुम्हारा आईडी कार्ड मिल जाएगा। वेलकम इन द यूनिवर्सिटी। अक्षत ने पेपर लिए और प्रणव से हाथ मिलाकर कहा, थैंक यू सो मच सर। आशु, तुम चलो, मैं आता हूं। जीजू ने अक्षत से कहा तो अक्षत बाहर चला आया और वहां बड़ी बेंच पर बैठकर पेपर्स पढ़ने लगा। प्रणव उठा और जीजू के पास आया तो उन्होंने एक लिफाफा निकालकर उसे देते हुए कहा, थैंक्स यार, तूने मेरे लिए ये सब किया। दोस्त भी मानता है और थैंक यू भी बोलता है। प्रणव ने लिफाफा लेकर ड्रॉअर में रखते हुए कहा, तूने अपने रिस्क पर जो किया वो बहुत बड़ा काम है। अब अक्षत आराम से अपना सपना पूरा कर पाएगा। जीजू ने कहा, मैंने क्या किया भाई, मुझे तो फीस के पूरे 3 लाख मिले हैं। बस एक छोटा सा झूठ ही तो कहा है मैंने, वो भी तुम्हारे कहने पर एक बात समझ नहीं आई, तू ये पैसे उसे दे भी तो सकता था ना। अगर मैं सामने से उसकी मदद करता तो वो कभी नहीं लेता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और प्लीज भूल से भी उसके सामने ये सच नहीं आना चाहिए। जीजू ने कहा, डोंट वरी यार, मैं ध्यान रखूंगा, पर तू अपने रिश्तेदार के लिए इतना सब क्यों कर रहा है? प्रणव ने कहा, रिश्तेदार नहीं, बेटा है वो मेरा। जीजू ने विश्वास भरे शब्दों में कहा तो प्रणव झेप गया और कहा, अच्छा मैं चलता हूं, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है। जीजू ने प्रणव से हाथ मिलाया और बाहर आ गए। अक्षत बेंच पर बैठा पेपर्स में नजरें गड़ाए बैठा था। जीजू उसके बगल में आकर बैठे और कहा, खुश हो? अक्षत ने कहा, तो फिर चलो आईडी कार्ड लो अपना। जीजू ने कहा। अक्षत और जीजू रूम नंबर 106 के सामने आए और अक्षत अंदर जाकर अपना आईडी कार्ड और टाइम टेबल ले आया। अगले दिन सुबह 8 बजे से उसकी क्लासेस स्टार्ट थी।
दोनों कॉलेज से बाहर आए। उनके बाहर निकलते ही गेट पर खड़े आदमी ने फोन किया और कहा, सर, उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और पता चला है कि उसकी आधी फीस यूनिवर्सिटी वालों ने माफ कर दी है। ठीक है, सामने वाले आदमी ने जवाब दिया और फोन काट दिया। जीजू ने अक्षत को घर छोड़ा और खुद अपने ऑफिस के लिए निकल गए। घर आकर अक्षत ने खाना खाया और बैठकर अखबार देखने लगा। अखबार में एक ऐड पर अक्षत की नजर गई जिसमें लिखा था कि डोमिनोज में काम करने के लिए अर्जेंट लड़के की जरूरत है। नीचे उस जगह का एड्रेस लिखा था। अक्षत सोचने लगा, मुझे यहाँ 3 साल रुकना है और ऐसे में अपनी निजी खर्चे के लिए मैं दी और जीजू को कैसे परेशान कर सकता हूँ। आई थिंक मुझे ये जॉब देखना चाहिए। प्रणव सर को बाकी की फीस भी देनी है। पापा से हेल्प ले नहीं सकता। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर लूंगा। अक्षत ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा घर से था। दिल्ली आने के बाद अक्षत ने घर वालों से बात ही नहीं की थी। उसने फोन उठाया, सबसे बात की। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। पापा ने उससे पैसे भेजने के बारे में पूछा तो अक्षत ने मना कर दिया। उनसे बात करके अक्षत तनु को बोलकर बाहर चला आया। अक्षत के हाथ में वो पेपर वाला एड्रेस था। अक्षत ने ऑटो वाले से उस एड्रेस पर चलने को कहा। जैसे ही ऑटो उस जगह पहुंचा, अक्षत थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि ये जगह उसके कॉलेज से कुछ ही दूर थी। अक्षत ने ऑटो वाले को पैसे दिए और पिज्जा सेंटर पहुंचा। अंदर आकर रिसेप्शन पर पूछकर ऑफिस के सामने आया। वहां 2 लड़के पहले से बैठे थे, हाथ में कुछ फाइल्स लेकर। अक्षत को याद आया कि वह कुछ लाया ही नहीं। खैर, खाली जगह देखकर वह भी सोफे पर एक कोने में बैठ गया। वेटर पानी लेकर आया, लेकिन अक्षत की नजर उसके हाथ पर गई जिससे उसने 4 ग्लास एक साथ पकड़े थे और उंगलियां पानी में थी। अक्षत ने यह देखकर नामे गर्दन हिला दी। वेटर चला गया। दोनों लड़के बारी बारी अंदर गए और वापस बाहर चले आए। अक्षत की बारी आई तो वह अंदर गया। उसे खाली हाथ देखकर सामने बैठे आदमी ने, जो कि रेस्टोरेंट का मालिक था, अक्षत से कहा, रिज्यूम नहीं लाए तुम? पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर रेस्टोरेंट में नौकरी करनी पड़े तो डिग्री और रिज्यूम किस काम का सर? अक्षत ने सहजता से कहा। बातें अच्छी करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? आदमी ने अक्षत से इंप्रेस होकर कहा। अक्षत व्यास, इंदौर से। अक्षत ने कहा। बैठो। इंदौर से यहाँ नौकरी के लिए आए हो? उसने कहा। जी नहीं सर, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अगर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकूँ तो सही रहेगा, अक्षत ने कहा। आदमी कुछ देर एकटक अक्षत को देखता रहा और कहा, देखने में तो अच्छे घर के लगते हो। खैर, मुझे तुम पसंद आए। तुम चाहो तो कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। सर, 8 से 2 मेरा कॉलेज है, उसके बाद ही आ सकता हूँ, अक्षत ने कहा। कोई बात नहीं, सुबह वाले टाइमिंग में हमारे पास लड़के हैं। तुम चाहो तो शाम 3 से 8 आ सकते हो। सैलरी 12,000 है। रेस्टोरेंट की ओर से यहाँ के लोगों का एप्रन मिलेगा जिसे ड्यूटी टाइम में पहनना जरूरी है। तुम्हारा काम ऑर्डर लेना और तैयार ऑर्डर को कस्टमर की टेबल तक पहुंचाना है। कर पाओगे? अक्षत सोचने लगा। उसे यहाँ एक वेटर की तरह काम करना था। अक्षत मुस्कुरा उठा तो सामने बैठे आदमी ने कहा, क्या हुआ, इरादा बदल गया? अक्षत उठा और कहा, नहीं सर, जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। आई विल मीट यू टुमारो। बेस्ट ऑफ लक, आदमी ने कहा और अपने काम में लग गया। अक्षत की नजर टेबल पर रखे नेम प्लेट पर पड़ी जिस पर उन सज्जन का नाम लिखा था, चेतन माथुर। अक्षत वहां से बाहर आ गया। वह खुश था कि अब तक किस्मत उसका साथ दे रही थी। अक्षत सड़क पार कर दूसरी साइड आया। वह ऑटो का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक बच्चा आकर उससे पैसे मांगने लगा। अक्षत ने देखा बच्चे की हालत बहुत दयनीय थी। उसने जेब से पर्स निकाला, एक नोट निकालकर बच्चे को पकड़ा दिया। बच्चे को पैसे देकर अक्षत ने जैसे ही पर्स वापस रखने के लिए हाथ बढ़ाया, एक जेब कतरा उसका पर्स लेकर भाग गया। अक्षत उसके पीछे भी गया, लेकिन तब तक वह आंखों से ओझल हो चुका था। उसके पर्स में 4-5 हजार रुपए थे। पर्स के साथ साथ वो सब भी चले गए। जब उसने जेब चेक की तो उसमें कुछ नहीं था। अक्षत हंस पड़ा और खुद से ही कहा, बड़ा भरोसा था ना अपनी किस्मत पर। इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। अक्षत पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह महसूस कर रहा था कि रास्ते सच में कितने लंबे होते हैं। धूप की वजह से गर्मी लगने लगी तो उसने शर्ट की बाजू मोड़कर कोहनी तक चढ़ा ली
अक्षत घर पहुंचा और चुपचाप अपने कमरे में चला आया। तनु को उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि अगर घर पर पता चला तो तनु और जीजू उसे जॉब करने नहीं देंगे। अमर के जाने के बाद मीरा कुछ देर किताब पढ़ती रही, पर इतने बड़े घर में वह अकेले क्या करती। जब किताब पढ़ते पढ़ते ऊब गई तो उठी और बाहर लॉन में आ गई। मीरा ने देखा वहां ढेर सारे अलग अलग पौधे थे। मीरा को करने के लिए काम मिल गया। उसने अपने बालों को समेटकर जूड़ा बनाया और उन पौधों को साफ करने लगी। जिन पौधों की पत्तियां और फूल खराब हो चुके थे उन्हें तोड़कर अलग करने लगी। एक नौकर ने देखा तो वह दौड़ते हुए आया और कहा, मैडम ये सब रहने दीजिए, मुझे बताइए, मैं कर देता हूँ। नहीं, हमें ये सब करना अच्छा लगता है, हम कर लेंगे, आप जाइए। मीरा ने बिना उन लोगों की तरफ देखे कहा तो बेचारे चुपचाप वहां से चले गए, पर साथ ही डर भी रहे थे कि कहीं अमर ने उन्हें ये सब करते देखा तो उनकी खैर नहीं। मीरा दिन भर लॉन में काम करती रही। कुछ काम उसने नौकरों से करवाया, उसे वक्त का पता ही नहीं चला और कब दिन ढल गया। मीरा ने अपने हाथ पांव धोए और अंदर चली आई। अंदर आकर वह बालकनी के पास खड़ी हो गई और डूबते हुए सूरज को देखने लगी। मीरा को दिन का ये पहर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज इस पहर में उसका चेहरा उदासी से घिर गया। उसे अक्षत की याद आने लगी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि अक्षत को वापस आने में कितना समय लगेगा। उसे बस इंतजार करना था, एक लंबा इंतजार। मीरा वहां खड़े अक्षत के बारे में सोच ही रही थी कि तभी नौकर ने आकर कहा, मैडम रात के खाने में क्या खाएंगी आप? जो सबके लिए बनता है हम भी वही खा लेंगे। मीरा ने सहजता से कहा, साहब तो हमेशा अपना खाना बाहर से मंगवाते हैं, बाकी हम लोगों का खाना पीछे सर्वेंट हाउस में बनता है। नौकरों ने कहा। बाहर से क्यों? मीरा ने कहा, साहब को घर का खाना पसंद नहीं है, आप बता दीजिए आप क्या खाएंगी, मैं रसोई घर से कहकर बनवा देता हूं। नौकर ने कहा, चावल, मूंग की दाल और चपाती लेंगे हम। मीरा ने कहा, जी मैडम, ठीक है, कहकर नौकर वहां से चला गया। मीरा अपने कमरे में चली आई। रात के खाने के वक्त वह नीचे चली आई। उसने देखा बड़ी सी डाइनिंग टेबल, जिसकी एक कुर्सी पर अमर बैठे हुए थे, और उनके ठीक सामने जाकर मीरा बैठ गई। नौकर ने दोनों के लिए खाना परोसा और हाथ बांधकर एक और खड़ा हो गया। मीरा ने अमर की थाली की ओर देखा, जिसमें बाहर से आया हुआ खाना परोसा गया था। उसने अमर से कहा, आप बाहर से लाया खाना क्यों खा रहे हैं, घर पर बना क्यों नहीं खाते? अमर ने मीरा की ओर देखा और फिर अपनी प्लेट से टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा, घर का खाना तभी अच्छा लगता है जब वो घर के सदस्य ने बनाया हो। अमर के जवाब से मीरा खामोश हो गई और अमर के चेहरे की ओर देखती रही। मीरा ने महसूस किया कि खाते वक्त अमर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसे लग रहा था जैसे वे बस खुद को जिंदा रखने के लिए खाते हों। मीरा को अपनी ओर देखता पाकर अमर ने कहा, खाना खाइए मीरा, ठंडा हो रहा है। मीरा झेंप गई और गर्दन झुकाकर खाने लगी। खाने के बाद जब वह अपनी प्लेट उठाकर ले जाने लगी तो अमर ने कहा, आप रहने दीजिए, वह उठा लेगा। अपना काम खुद ही को साजे, ऐसा हमने हमारी माँ से सीखा है। कहते हुए मीरा अपनी प्लेट लेकर वहां से चली गई। अमर ने मन ही मन खुद से कहा, तुमने हमारी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं सावित्री। खाना खाने के बाद अमर उठकर बाहर टहलने लगी। मीरा फिर से अपने कमरे में आकर लेट गई। कानों में अमर के कहे शब्द गूंज रहे थे और इसी विचार में वह नींद के आगोश में चली गई। सुबह मीरा जल्दी उठ गई और किचन में चली आई। घर के सभी नौकर अभी तक सो रहे थे। अमर भी अपने कमरे में सो रहे थे। मीरा ने सुबह का नाश्ता बनाया और लाकर डाइनिंग पर रख दिया। अमर जब नीचे आए तो नौकर ने कहा, सर नाश्ता तैयार है। नाश्ता? पर हमने नाश्ता बनाने के लिए कब कहा? तुम्हें पता है हम सुबह का नाश्ता अपने ऑफिस में करते हैं। अमर ने कहा, सर आज का नाश्ता मीरा मैडम ने बनाया है। नौकर ने सर झुकाकर हाथ बांधे हुए कहा। यह सुनकर अमर को बहुत हैरानी हुई। वह डाइनिंग टेबल की ओर चले आए और आकर कुर्सी पर बैठ गए। मीरा वहीं खड़ी थी। अमर के आने के बाद उसने नौकर से जाने का इशारा किया और प्लेट अमर के सामने रखते हुए कहा, खाने में आपकी पसंद नापसंद के बारे में हम नहीं जानते, इसलिए अपने हिसाब से जो सही लगा वो हमने बनाया। अमर ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप प्लेट की ओर देखे जा रहा था। मीरा ने उसमें नाश्ता परोसा और कहा,
आज के बाद इस घर में बाहर का खाना नहीं आएगा। हम इस घर के सदस्य हैं, 2 लोगों के लिए खाना हम बना सकते हैं। अमर ने खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला निवाला चखा, उससे वह स्वाद सावित्री के हाथों बने खाने जैसा लगा। वह मीरा की ओर देखने लगी और फिर अगला निवाला खाते हुए कहा, अच्छा बना है। मीरा मुस्कुराती। अमर ने नाश्ता किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गए। मीरा का मन बहुत खुश था कि अमर ने उसका बनाया खाना खा लिया। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा अमर बार बार मुस्कुरा रहा था। तो ड्राइवर ने पूछा, साहब बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो, अमर ने कहा। इतने सालों से मैं आपके लिए गाड़ी चला रहा हूं, पर आज पहली बार आपको मुस्कुराते देखा है। आज कुछ खास है क्या? ड्राइवर ने डरते डरते पूछा। हाँ, हम खुश हैं क्योंकि आज हमारी बेटी ने हमारे लिए खाना बनाया। अमर ने खुशी से भरकर कहा, बेटियां होती ही देवी का रूप है साहब जी, और मेरा बिटिया तो साक्षात देवी है। ड्राइवर ने कहा। अमर खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा, हाँ वो साक्षात देवी ही है, पर उस देवी का बहुत दिल दुखाया है हमने। सुबह सुबह अक्षत सोकर उठा। जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करने कमरे से बाहर आया। उसने नाश्ता किया और अपना बैग लेकर जैसे ही जाने लगा, जीजू ने कहा, आशु रुक, मैं छोड़ देता हूँ कॉलेज तक। इट्स ओके जीजू, रोज रोज आप थोड़े जाओगे, मैं चला जाऊंगा। अक्षत ने कहा। ओके, अपना ख्याल रखना, जीजू ने कहा। अक्षत वहां से निकल गया। घर से बाहर आकर अक्षत पैदल ही कॉलेज के लिए चल पड़ा। कॉलेज पहुंचा, क्लासें अटेंड की और कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वह 1 घंटा कॉलेज के ही लॉन में बैठा रहा। 3 बजे उसे डोमिनोज भी जाना था। जैसे ही वक्त हुआ, अक्षत पैदल ही रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह चेतन से मिला और अपना काम समझकर स्टाफ की तरफ आ गया। उसके साथ वहां 3 लड़के और 2 लड़कियां और थी। लड़कियों ने अक्षत को देखा तो दोनों उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाई और लड़के उसे देखकर जल भुन रहे थे। उन्होंने अक्षत के आने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अक्षत ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक साइड खड़ा हो गया। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे ये करना ही था। कस्टमर आया तो ऑर्डर लेने उसे ही भेजा। टेबल नंबर 2 पर 2 लड़कियां, अक्षत को उनका ऑर्डर लेना था। अक्षत ऑर्डर बुक और पेन लेकर आया और कहा, मैम ऑर्डर प्लीज। लड़कियों ने अक्षत को देखा तो बस देखती ही रह गई। अक्षत ने फिर से ऑर्डर के लिए कहा तो उनमें से एक ने कहा, 1 वेज पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज एंड 2 कॉक्स। अक्षत ने ऑर्डर लिखा और जाने लगा तो दूसरी लड़की ने कहा, यार डोमिनोज में इतने हॉट वेटर भी होते हैं। वेटर नाम अक्षत को कई खटका। वह चलते चलते रुका और एक नजर लड़कियों को देखकर वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद अक्षत उनका ऑर्डर लेकर आया और टेबल पर रखकर चला गया। लड़कियां खा कम रही थी और अक्षत को ज्यादा ताड़ रही थी। खाने के बाद उन्होंने बिल मांगा। इस बार अक्षत की जगह दूसरा लड़का बिल रख कर गया तो दोनों अक्षत को ढूंढने लगी। वह किसी और का ऑर्डर लेने में बिजी था। लड़कियों ने बिल पे किया और उनमें से अक्षत के पास चली आई, जो कि काउंटर के पास खड़ा था। उनमें से एक ने अक्षत से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सॉरी, आई एम ए वेटर, नॉट योर टाइप। तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 60। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें कितनी मोहब्बत है। कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।